कि जिनमें अकेले चलने के हुनर होते हैं, अंत में उनके पीछे काफिले होते हैं। कि जिनमें अकेले चलने के हुनर होते हैं, अंत में उनके पीछे काफिले होते हैं। भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एक बार सेशन से सभी जुड़ जाइए। जैसा कि हमने कल आपके बीच दिल्ली पुलिस का बेस लॉन्च किया था। जी हाँ, जिसमें मैथ्स के जो टॉपिक थे, मेजर मैथ्स के जो टॉपिक थे, वही लगभग जो भी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे आरपीएफ का हो चाहे सीआरपीएफ का हो, सेम टू सेम वही लगभग सिलेबस रहेगा मैथ का। तो मैथ को अब जीरो लेवल से एंड तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, उन सभी के बच्चों के लिए एक रामबाण के लिए साबित होगी। जी हाँ, जैसे अपनी सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है, उसी तरह सेम अपनी ये क्लास होगी जो मैथ्स की, वो भी एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे आरपीएफ हो, सबके लिए बहुत ही रामबाण की तरह ये साबित होगी। आज फिर से आपके बीच वापस मेजर जो भी टॉपिक्स आपको कल बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कौन कौन से आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आपकी जो मैथ का सिलेबस है वो आज से फिर से वापस आगाज हो रहा है। मेन टॉपिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे आपके बीच। जी हाँ, बिना किसी देरी के एक बार सभी को बच्चों को शेयर कर दीजिए सेशन को, और सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाइए। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से रफ कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीआरपीएफ का, चाहे सीआईएसएफ, चाहे आरपीएफ हो, सबके लिए अपने नोट्स स्टार्ट कर दीजिए। मैथ्स के प्रॉपरली आज से आपकी जो क्लासेस विधिवत रूप से जारी रहेगी, और जल्द ही आशा करते हैं आपकी साइंस की क्लास और जीके की क्लास भी आपके बीच जल्द ही प्रोवाइड होगी। और जो कंप्यूटर की होगी क्लास, वो भी बीच बीच में आपको 7-8 दिन या जब भी टाइम मिलेगा, आपको कंप्यूटर की क्लास भी आपको विधिवत रूप से मिलेगी। जैसा एग्जाम नजदीक आएगा, उस बाद आपको रोज क्लास कंटिन्यू मिलेगी, उसके बीच बीच आपको कंप्यूटर की क्लास भी बीच बीच में आपको मिलती रहेगी। आशा करते हैं जल्द ही आपके बीच बाकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मैथ की जैसे हमने पहले ही कहा था कि मैथ्स के जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो मैथ की हमने कल स्टार्ट कर दी थी। आज की क्लास मैथ की होगी। जी हाँ, जीरो लेवल से स्टार्ट। एक बार सेशन को शेयर कर दिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं, और जुड़ जाइए सभी बच्चे। जी हाँ, बिना किसी देरी के आज की क्लास का आगाज करते हैं। जी हाँ, वेलकम सर, आइए आप, आपकी क्लास का आगाज करते हैं आज बिना किसी देरी के। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लेंगे मैथ की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास ने हमने सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन किया था। आज हमारी दूसरी क्लास रहेगी जिनमें मैंने आपको जो मेजर टॉपिक बताए थे, उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक को आज शुरू करेंगे। उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो डिस्कशन करेंगे 2 मिनट के लिए, और कौन सा टॉपिक छोड़ना है वो डिस्कशन करेंगे। और इसमें हम पहले नोट्स किस हिसाब से बनाएंगे, किस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, वो टोटली डिस्कशन करने के बाद अपना आज का टॉपिक चालू करेंगे। कल मैंने बोला था, जिस प्रकार मैंने आपको 5-6 टॉपिक बताए थे कि ये हाईलाइटेड टॉपिक, इनमें से 15 सवाल में से 7 से 8 सवाल इनमें से आपको दिल्ली पुलिस में इन्हीं टॉपिकों में से मिलेंगे। उन टॉपिकों में से एक टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, जो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये जो अभी नंबर सिस्टम हम करेंगे वो ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर आप उससे दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम दे पाओगे। आप उससे कौन से भी, जैसे एसएससी लेवल का भी दे सकते हो, बैंक लेवल का भी दे सकते हो, सीआरपीएफ, आरपीएफ, जिस लेवल का हो जिसमें जनरल मैथ आती हो। तो अगर जनरल मैथ और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जिसमें भी देखने को मिलता है, तो आप इस यहाँ से पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस का ही पेपर पास कर पाओगे मैथ का, बल्कि आप सभी एग्जामों का पेपर आराम से पास कर लोगे यहाँ से, इन टॉपिकों की यहाँ से तैयारी करने के बाद में। तो आज हम शुरुआत करेंगे, आप देख रहे होंगे जो ये नंबर सिस्टम है। हम इसमें सर्वप्रथम आपको करना क्या, मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो कल फर्स्ट थी सिलेबस, आज सेकंड है। ओनली फॉर, मान लो नोट्स बनाने की पहली क्लास है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक सफ़ेद या पेज की, जिस पेज की भी, जिस टाइप का आप पेज, एक कॉपी बनानी पड़ेगी आपको कंप्लीटली। एक खाली कॉपी ले लीजिए, उसमें सर्वप्रथम पहले पेज को आप अपने अकॉर्डिंग खाली रख लीजिए। चाहे उस पर आप कोई कोटेशन लिखना चाहे, आप अपने बारे में कहीं कुछ भी लिखना चाहे वो डिस्कशन करें। सेकंड पेज पे आप क्या करें, जैसे ही मैंने कल वीडियो में बताया था ना, उस हिसाब से उन टॉपिकों को नोट कर लें। भाई अपना सिलेबस क्या, सर्वप्रथम हम सिलेबस को जान लिया है, तो अब सिलेबस का पूरा पूरा पहले पेज पे सिलेबस को लिख लेंगे। सेकंड पेज पे क्या करेंगे, सेकंड पेज पे अपन हेडिंग डालेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में क्या होगा, नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले नॉर्मल बेसिक से, मतलब कितने नंबर होते हैं, और मतलब जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है,
ये आपको बताएंगे इसकी पैलेस वैल्यू क्या होती है, लोकल वैल्यू क्या होती है। उसके बाद में डिविजिबल रूल्स है, जिसका मतलब होता है भाजकता के नियम, 2 की 3 की जो भी नॉर्मल्स है। इसके बाद में हम जाएंगे डिजिट काउंटिंग, संख्याओं की गणना, नंबरों की अंकों की गणना हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे डिजिट सम पर। तो डिजिट सम का मतलब होता है संख्या अंकों का योग कितना होगा। टाइप ऑफ नंबर सिस्टम के प्रकार, संख्या पद्धति के प्रकार क्या होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम का वर्गीकरण देखेंगे, जिस प्रकार वर्गीकरण आपको पता होगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ये सब काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, मिश्रण संख्याएं कौन सी होती है, उनका क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ा जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे रिपीटिंग डिजिट या रिकरिंग डिजिट। आपने ऐसा देखा होगा 3.2 यूं ऐसे ऐसे अनंत तक चलता रहता है, तो उसका भी कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, किसी भी नंबर का मतलब कितनी पावर लगा दे, मतलब ऐसे लिख दे 2 की पावर 32, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा वो ज्ञात करेंगे, या यूनिट डिजिट क्या होगी। तो लास्ट में 2 डिजिट भी ज्ञात करेंगे। एक तो पहले यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे, फिर अंतिम 2 अंकों को ज्ञात करेंगे, या 10 पैलेस वैल्यू ज्ञात करेंगे, या लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अगला अपने रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय होती है, जिसमें शेषफल निकालने के मतलब ऐसे दे दे आपको, मान लो 2 की पावर 32 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो अब आप इसको हल करने ऊपर वाले को हल करोगे, उसके बाद में 3 का भाग दोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इनकी कुछ थ्योरम होती है, उनसे डायरेक्ट निकाल पाओगे। उसके बाद में आप मैक्सिमम पावर ज्ञात करनी होगी। मैक्सिमम पावर के बाद में आप जाओगे काउंटिंग ऑफ जीरो। ऐसे दे दे अब 2 की पावर 32, तो इसमें अंतिम के लास्ट में कितने जीरो आएंगे वो इनकी जीरो की काउंटिंग करनी होगी। उसके बाद में हम बेसिक नॉर्मल सा फॉर्मूलाज पढ़ेंगे थोड़े बहुत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इस टाइप से फॉर्मूला बनेंगे। उसके बाद में ये मिस्केलेनियस होता है। मिस्केलेनियस मतलब होता है विविध। विविध हम पढ़ेंगे, मतलब इन सब का मिक्सर या क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बेसिक कराने के बाद में कॉन्सेप्ट कराऊंगा, बेसिक पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन चालू करेंगे। उसके क्वेश्चन होने के बाद में डिविजिबिलिटी रूल्स पर जाएंगे, उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन करेंगे, फिर डिजिट काउंटिंग में जाएंगे, और टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते जाएंगे, और उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस सेशन भी करते जाएंगे। और ये नंबर सिस्टम आपको करना क्या, 100% आप ऐसे पूरे नोट्स बना लोगे। मान लो 100 पेज में आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करोगे, वापस जब रिवीजन करने बैठोगे तो आप 100 पेज एक टाइम पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपने पढ़ पे लिए तो आपके दिमाग में एक चित्र नहीं बन पाएगा कि मैंने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, तो भूल जाओगे। उसके लिए आप क्या करना, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले पेज पे इसके सिलेबस को नोटिस करो, भाई नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ बेसिक पढ़ते जो आपने बेसिक नाम देखते ही आपको पूरा याद आ जाना चाहिए, भाई बेसिक मैंने ये पढ़ा। डिजिट सम देखते ही आपको पूरा याद आना चाहिए कि डिजिट सम क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या भाई थ्योरम होती है, इसके क्या काम होते हैं, वो सब आपको एकदम याद आ जाने चाहिए। इसलिए याद तभी आएंगे जब आप इन टॉपिकों को नोट कर लोगे। इसको आप मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले ले, या लिखना चाहे। मेरे से सबसे बेस्ट है कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दी से सफलता पानी है, तो एक ही रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, हस्तलिखित से नोट्स बनाओगे तभी आप सफल हो पाओगे। नहीं तो ये टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, फ़ोन में 2 मिनट घंटा 2 घंटा पढ़ लेते हैं, और उनसे पार नहीं होगा कुछ, कोई भी हालत में। आपको खुद को पूरी मेहनत करनी होगी, उसके बाद में ही आप, मैं साइड में हट रहा हूँ तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हम नॉर्मल एक बेसिक सा पढ़ेंगे। बेसिक में क्या होगा, बेसिक में आपको पता है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम 10 अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। 0 से लेके, ये 0 से लेके 1 2 3 4 आपको 10 तक तो गिनती आती होगी, 9 तक गिनती बोलनी है ऐसे, और 9 तक। किसी भी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों के अलावा किसी अंक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन्हीं 10 अंकों में से आपको, मैं एकदम ऐसे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे कहेंगे सर ये तो क्या पढ़ा रहे हो, पहली क्लास या दूसरी क्लास का। ऐसा नहीं है, मैं ये पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में जिनकी तैयारी कर चुका है, जो बंदा तैयारी कर चुका है, उसके रिपीटेशन के लिए ये भी काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा कि मतलब वो बोलेगा सर इतना जीरो लेवल से क्यों पढ़ा रहे, जीरो लेवल से जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी तो काम हो जाएगा, और जो पहले तैयारी कर चुके उनके लिए भी ऐसा कंटेंट आएगा जो उनको एकदम नया लगेगा। थोड़ा सा आगे हम जीरो से कर लेते तो कि हर बंदा अपन को पकड़ सके आराम से, साथ सबको साथ लेके चल सके हम। तो ये होता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जैसे कि आप ऐसे लिख लीजिए, ये संख्या है, तो इस संख्या में इस
इस जगह या इस पैलेस को बोलते हैं इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान होता है, ये सैकड़ा का होता है, ये हजार का होता है, ये 10,000 का होता है। इस प्रकार बाद में लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़, 10 करोड़ ऐसे होते हैं। इनकी एक पैलेस वैल्यू सबकी होती है। ये जो जहाँ स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर तो इसे दहाई का अंक बोला जाता है, इसे यूनिट डिजिट, इसे टेंस पैलेस, इसे 100 पैलेस, यहाँ पे 1000 पैलेस या 10,000 पैलेस। इस प्रकार से इनका भाई इनको बता सकते हैं या उनको भाई उच्चारण करने के लिए इन शब्दों का पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, इस प्रकार से। इसके बाद में हम सीखेंगे इन जो नंबर्स होते हैं, जो ये 10 नंबर है, इनके जातीय मान को पढ़ेंगे। इनको जातीय मान को पढ़ेंगे। इनका जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान को जानने के लिए सर्वप्रथम, और जातीय मान इनके 2 मान होते हैं, एक स्थानीय मान भी होता है इनका। 2 मान होते हैं इनके, स्थानीय मान और जातीय मान। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी पढ़ लेंगे, और क्या होता है जातीय मान, ये भी पढ़ लेंगे। तो मैंने आपको कल बोला था कि कंप्लीटली अपने ड्यूल लैंग्वेज में चलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। इनको जातीय मान को कहते हैं लोकल प्लेस, लोकल वैल्यू इनको बोला जाता है। और इसको बोला, स्थानीय मान को बोला जाता है पैलेस वैल्यू बोला जाता है। किसी नंबर की पैलेस वैल्यू और लोकल वैल्यू हमको दोनों को बतानी होती है। इन दोनों का भाई किसी अंक का लोकल वैल्यू क्या होगी और पैलेस वैल्यू क्या होगी। अब जैसे आपको संख्या दे दे, जातीय मान जिनके शब्दों से स्पष्ट पता चल रहा है, जैसे जातीय मान, जैसे कि अपने सामाजिक दृष्टि से देखें तो गुर्जर जाति हुई, राजपूत जाति हुई, जाट जाति हुई, इस प्रकार बिश्नोई जाति हुई। तो इन सभी के जातीय मान एक रहता है। जबकि अगर इन जाति का कोई भी आदमी अगर कहीं मान लो आज राजस्थान से ट्रांसफर होकर दिल्ली में रहने लगे, तो वो दिल्ली निवासी बन जाता है। स्थान चेंज होते ही उसका स्थानीय मान भी चेंज हो जाता है। जैसे आज उत्तर प्रदेश का निवासी वो दिल्ली में जाके बसेगा, तो उसको हम दिल्ली निवासी के नाम से जाने लग जाएंगे, न कि अगर वो राजपूत है तो दिल्ली जाने के बाद में भी राजपूत रहेगा, और दिल्ली दिल्ली से वापस आने पर भी राजपूत रहेगा। जबकि उसके जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थानीय मान में परिवर्तन होता है। ये किस आधार पे होता है? इनके नाम से स्पष्ट पता चल रहा है। इसका मतलब है कि इन सभी नंबर का जो जातीय मान होगा, वो जातीय मान फिक्स होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले 0 का जातीय मान क्या होगा, तो 0 ही होगा। 1 का जातीय मान क्या होगा, तो भी 1 होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा, तो भी 2 ही होगा। इस प्रकार स्थानीय मान क्या होंगे, ये जिस पैलेस पे रहेंगे उनके अकॉर्डिंग ये स्थानीय मान के धारण कर लेंगे। स्थानीय इनके स्थान कौन से होते हैं भाई? सामाजिक में तो स्थान बदलते रहते हैं, जबकि इनके इन स्थानों का क्या नाम होता है? इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा का स्थान, हजार का स्थान, 10,000 का स्थान। इनके स्थानों का नाम इस प्रकार होता है। तो इनके स्थानों का नाम, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, 24,338 में आपसे पूछ लूं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, ये जो जहाँ पे है वो देखना। सर्वप्रथम ये इकाई के स्थान पे है, तो इकाई के स्थान पर 8 इंटू इसको 1 कर देना है। अगर आपसे पूछ ले 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सीधा सा बेसिक कि 4 कितने पर है, कि ये सर 1000 के स्थान पर है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का स्थानीय मान 4000 आ जाएगा अपने पास। इस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि जो जिस स्थान पर है उसके साथ उस स्थान का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उस नंबर के या उस डिजिट के साथ उस स्थान का या उस पैलेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे उसका स्थानीय मान या पैलेस वैल्यू फाइंड की जा सकती है आराम से। मैं आपको 3-4 संख्या देता हूं, उनका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ये है 2 संख्या मान लो। इन 2 संख्या को मान लो कि इनमें मैं आपसे पूछूं कि 7 का स्थानीय मान को होगा। इस संख्या में मैं आपसे पूछूं 7 का स्थानीय मान, 7 का, और इसमें मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता दीजिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आराम से आंसर दे दीजिए, 6 का स्थानीय मान क्या होगा और 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप देखते ही बोल दोगे सर ये 7 है अपने 10,000 पैलेस पे, तो इसको क्या करेंगे, 7 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10,000 से अपने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई होता है, इसका स्थानीय मान आ जाएगा। और जबकि जातीय मान इसका फिक्स रहना, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, और इसका स्थानीय मान जिस स्थान पे रहेगा उस हिसाब से बदलता जाएगा। अगर ये यहाँ पे होता तो इसका मान सिर्फ 700 ही होता, ना कि 70,000 होता, इतना डाउन हो जाता। अब इसमें आपसे पूछ लूँ 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सर आप बोलोगे सर 6 का स्थानीय मान सर यहाँ पे है 6। इसका मतलब 6 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो और लगेंगे। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60 लाख। 6 का स्थानीय मान पूछे तो 60 लाख, 7 का स्थानीय मान पूछे तो 17,000। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर 0 का स्थानीय मान क्या होगा, इस संख्या के अंदर 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सर आप बोलोगे सर 0 इंटू ये हो जाएगा सर हमारे 10,000 से मल्टीप्लाई। तो 0 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इससे हमसे नई बात निकल के क्या आई कि हम उस जिस पैलेस पे है उस पैलेस का तो गुणा करते ही है, जबकि 0 पे उसका गुणा करने पर भी 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नोटिस कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 0 को अगर किसी कौन से पैलेस पे भी हो उसका स्थानीय मान भी नहीं बदलता, उसका जातीय मान भी नहीं बदलता। इसका मतलब अपने कंक्लूजन निकल के आया कि 0 का स्थानीय मान जातीय मान 0 ही होता है। कंफ्यूजन नहीं, ये आपको आता होगा। जिनको आता है वो 2 मिनट के लिए वेट करे, अभी नई चीजें लेके आते हैं, और जिनको नहीं आता है तो उन्होंने आराम से सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। इनमें इतना कुछ बेसिक सा है नहीं, ये छठी क्लास या तीसरी चौथी के लेवल का है। तो आप दिल्ली पुलिस या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये दोबारा बात पूछने का आपको हक भी नहीं बनता है कि सर हमें वापिस से बताओ, क्योंकि आपको इतना नहीं पता है। तो आपको सर्वप्रथम 5वीं क्लास का ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो वो ट्यूशन लीजिए, आपके आस पड़ोस कोई मैम कोई सर पढ़ा रहे हैं उनसे, उसके बाद में ही कंपटीशन में घुसना होगा। ये आपने सीख लिया। 0 का स्थानीय मान व जातीय मान में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक संख्या आपको एक और दे देता हूं, आप मान लो इससे मैं पूछ लूं 1 का स्थानीय मान क्या होगा। जातीय मान तो सबको पता है कि जो जातीय मान जो अंक डिजिट का जो मान है वही जातीय मान रहेगा या लोकल वैल्यू रहेगी। बट लोकल वैल्यू रहेगी, जबकि इसका पैलेस वैल्यू बार बार बदलती रहती है। तब 1 का मैं आपसे पूछूं तो 1 का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 100,000 पैलेस पे है तो इसको 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके आ जाएगा 10,000। 10,000 नहीं, ओनली फॉर 1000 ही आएगा। 1000 ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से एक ही कंक्लूजन निकल के आया है कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही सेम होते हैं, न कि नया कुछ होता है। और इसके आगे हम बढ़ते हैं। जातीय मान पढ़ लिया, स्थानीय मान पढ़ लिया, कितने डिजिट होते हैं क्या होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। भाई बेसिक में नॉर्मल सा इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब बेसिक में वो भी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। तो मैंने बोला था मैं क्लासिफिकेशन आपको आगे पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल से क्या पढ़ेंगे, हम इतना ही पढ़ेंगे सिर्फ कि मैंने आपको बताया था भाजकता के नियम। ये भी आपकी 6 क्लास में आते हैं, बट आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ा देंगे, एकदम बेसिक से लेके। और इसमें 100% आपको नया देखने को मिलेगा। 101% आप इसको कितना भी पढ़ा हो उसको भी नया देखने को मिलेगा। भाजकता के नियम, ये इससे हम पता लगाते हैं कि जैसे मान लो कोई संख्या है 25,640, क्या ये 4 से भाज्य है। हमें पता करना हो ये क्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है या इसका रिमाइंडर शून्य प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे या 4 से इसे डिवाइड करेंगे। तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो उनकी शॉर्ट ट्रिकों से जैसे ही हम पता कर लेते हैं कि ये इसे डिविजिबल है नहीं है, उन उन रूल्स को क्या नाम से जाना जाता है, भाजकता के नियम के नाम से जाना जाता है। उन्हें भाजकता के नियम से जाना जाता है। भाजकता के नियम है, आपने जैसे भी मैं आपको नियम आपको लगभग आते होंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ। 2 के भाजकता के नियम आपने पढ़ा होगा कि जिस संख्या का जिस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी कम पूर्णतया 2 से डिविजिबल होगी। इसकी और भाषा में कहे तो अगर यूनिट डिजिट सम संख्या है, इवन पे नंबर है, तो भी वो संख्या 2 से पूर्णतया डिविजिबल होगी। इसके अलावा उस दूसरी भाषा में और बोले तो कि जिस संख्या का अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो भी कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगी। ये आपने नियम पढ़ रखे होंगे, नियम नहीं पढ़ रखे हैं तो आप आराम से कोई ना कोई आपके पास बुक होगी, उसके अंदर आराम से आपको 2 के 3 के सबके नियम लिखे मिल जाएंगे। और जबकि नियम आपको याद हो जाएंगे, मैं गारंटी लेकर कहता हूँ। तो एक चीज नोटिस करना, अब 4 का नियम हम बोलते हैं तो 4 के नियम में क्या कहते हैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य है तो वो संख्या भी पूर्णतः 4 से भाज्य होती है। फिर हम 3 का नियम देखें तो 3 में क्या होता है, अंकों का योग अगर डिजिट सम अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी
3 से भाज्य होगी, मतलब कि 4161। क्या ये 3 से पूर्णतया भाज्य है? तो इन इन अंकों का योग कर लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए। 415 पर 6 11 एंड 12, ये 3 से भाज्य है, तो ये 4161 है। तो ये भी 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। क्यों होगी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें हमने ओनली फॉर यूनिट डिजिट देखा, इसमें हमने 10 पहले इसकी 2 वैल्यू देखी, इसमें हमने वैल्यू देखी नहीं, अंकों का योग कर लिया। आगे जाएंगे तो और कुछ कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है भाई? हर चीज का क्यों और कैसे आपने अगर पता कर लिया तो आपको कोई भी ट्रिक याद करने में कोई ना तो दिक्कत आएगी। हर चीज का आपको क्यों और कैसे पता होना चाहिए। अगर ये आपने बेसिक से सीखना चालू किया, उस दिन पता कर लिया, तो मैं गारंटी देकर कहता हूँ आपको थोड़ा टाइम तैयारी करने में टाइम ज्यादा लग सकता है, भले ही अगर बाकी आपको सफलता से कोई नहीं बाहर निकाल सकता। क्यों और कैसे होता है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। इसमें हम 1 अंक देखते हैं, इसमें 2 अंक देखते हैं, इसमें अंकों का योग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इन सब चीजों को जानने के लिए हम बेसिक से पढ़ेंगे। और क्यों और कैसे का सवाल तो आप हमेशा उठाते रहिए अपने घर में। कोई भी टीचर पढ़ाए उनसे सर पूछे, सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना दिमाग को जिंदा करना है, तो मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी, आप क्यों और कैसे को नहीं जानोगे तो आपको नुकसान क्या होगा कि आपको 2 या 2-3 टाइप के न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। 15 में से अगर 12 प्रीवियस ईयर या आपकी प्रैक्टिस में से आ गए, अगर 3 क्वेश्चन भी नए आ गए, तो उनमें से आप एक भी नहीं कर पाओगे। क्यों? आपने ओनली फॉर उतना ही पढ़ा है, तो आप उनमें से वंचित रह जाओगे 1 नंबर से, 2 नंबर से। क्यों और कैसे जान लिया, तो आपके अगर 15 की जगह 16 क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप 17 करने की क्षमता रखोगे, ये मैं गारंटी देकर कहता हूँ। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। पढ़ने के लिए इन चीज़ों से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और करा देता हूँ। वो चीज़ ये है, बेसिक से अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर 40 प्लस 45, मैं अगर आपको बोलूँ कि 5 का भाग देना है, ठीक है? इसमें मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं इतना पूछ रहा हूँ शेषफल कितना बचेगा, आपसे इतना पूछ रहा हूँ। इसमें शेषफल क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। ऐसा नहीं भाग कितनी बार जाएगा, भागफल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, कोसेंट की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं ओनली फॉर आपको इतना ही पूछ रहा, इसमें शेषफल क्या बचेगा। तो आप सर बोलोगे 40 एंड 45 होता है 85 सर, 85 में हम 5 का भाग देंगे, तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सर शून्य बचेगा। रिमाइंडली ऑटोमेटिकली सर शून्य बचेगा। तो आपने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर इसमें भाग दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर 5 का आप इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, आप सर बोलोगे रिमाइंडर 0 बचा, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दीजिए। फिर आप इसमें 5 का 45 में भाग दीजिए इस साइड से, तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे, सर इसमें भी रिमाइंडर 0 बचा, बल्कि क्वोशेंट की वैल्यू 9 आ रही, इसमें 8 आ रही। क्वोशेंट की वैल्यू आपको देखनी नहीं, मैं आपसे सिर्फ कह रहा रिमाइंडर देखो। इसको आप सोल्व करोगे तो भी 0 आया, इसको देखा तो भी अपने 0 आया। तो इससे क्या निकला कि हम दिमाग में ये जोड़ ना करें। आप बोलोगे सर इसमें क्या जोड़ करनी, 2 मिनट में जोड़ दिया। अगर मैं आपसे कह दूं 37 प्लस 28 प्लस 512 प्लस, इसमें आपको बोलूं 3 का भाग देना और रिमाइंडर ज्ञात करना, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप इस चीज को करोगे तो कम से कम 30 सेकंड तो लगाओगे। वो 30 सेकंड वेस्ट नहीं करने, आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है और इसमें भाग देना है। यहाँ दोगे तो आपके 0, यहाँ दोगे तो आपके कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। कितना बचेगा अभी ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ है, इसमें भाग दोगे तो कुछ बचेगा, इसमें भाग दोगे तो कुछ बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्या होगा, यहाँ 1 देखने को बचेगा, यहाँ आपके क्या बचेगा, यहाँ भी 1 देखने को बचेगा। तो 1 प्लस 1 यहाँ आप देखो, भाग देकर देख लो, 3 का भाग इसमें देख लो, 2 बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ आपके 2 बचेगा। ये पूर्णतः आप भाग दे के देख लिया। इसमें क्या बचा अपने पास, हमारे पास सर 1 बचा, फिर 1 बचा, फिर 2 बचा, इसका फिर टोटल कीजिए 4 बचा। 4 में और भी हम 3 का भाग दे सकते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसके अंदर। जब तक ये रिमाइंडर किसको बोलते हैं, जब तक ये जो भाजक होता है इससे रिमाइंडर छोटा प्राप्त हो जाए, तब हमारा भाग रिमाइंडर शेष बचता है। जब तक रिमाइंडर नहीं माना जाता उसको, इसके अंदर एक बार और जा रहा है, अब एक सर शेष बच रहा है। एक शेष में आसानी से याद कर लोगे, नहीं तो इसको आप जोड़ने बैठोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। इसी के आधार पर मैं आपको एक और बता दूं, जैसे कि इसकी ओर देखें, तो अगर मान लो अगर मैं आपसे कह दूं 40 इंटू 45/5 आए, तो इसको आप करके दिखाओ। आप बोलोगे सर इसमें तो 1800 होगा और इसमें 5 दोगे सर, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसमें क्या होगा, रिमाइंडर सर मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, उसमें इसका 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो हम आपको बता देंगे। ऐसा करोगे, ऐसा भी आप करके देख लीजिए। 40 में 5 का भाग दीजिए, आप देख के देख लीजिए 0 रिमाइंडर बच रहा है।
इसमें आप मल्टीप्लाई 5 से करके देखिए सर, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बच रहा है, 9 बार कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ भी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ भी शून्य बच रहा है। तो इसका रिमाइंडर जो आया वही रिमाइंडर आपको यहाँ देखने को मिला, तो आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस मल्टीप्लाई करने को? तो इसमें सीधा सा आप ऐसे भी तो देख सकते हो 45 इंटू 40 इंटू 45 का इसका मल्टीप्लाई नहीं करके आप सीधा से अलग-अलग भाग देकर देख लीजिए। इसके अलावा जैसे आपसे मैं कह दूँ, अगर यहाँ 40 इंटू 3 होता, अगर इसको 5 से डिविजिबल करते, तो क्या रहता सर? 40 इंटू 3 120 होता है, इसमें हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ भी सर रिमाइंडर 0 बचेगा। कोसेंट की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, शेषफल क्या बचेगा? शेषफल सर यहाँ भी 0 बचेगा। तो इसका आप अलग से भाग देकर देख लीजिए कि यहाँ सर कंप्लीटली जा रहा है, यहाँ आपने 3 बच रहा है। इसमें भाग नहीं जा रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, इसके बीच में जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है वो मल्टीप्लाई का चिन्ह आपको यूज़ करना है। अब यहाँ आप सर लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होते ही वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये देखने को हमको मिल गया कि सर 0 के साथ में किसी का भी गुणा हो रहा हो तो 0 ही बचेगा। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? इसको देख के तो कोई देख के बता सकता है सर इससे क्या पता चल रहा है? कि ये पता चल रहा है कि सर अगर पूरी ऊपर जो मल्टीप्लाई 10 अंकों का मल्टीप्लाई हो, चाहे कितने अंकों का मल्टीप्लाई हो, अगर उसके मल्टीप्लाई में कोई एक ऐसा नंबर है, अगर वो डिविजिबल हो रहा है पूर्णतया, तो उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आओ, अगर यहाँ 40 इंटू आप 16 लिख दो, तो भी अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। क्योंकि एक बार ये इसमें कट जाने के बाद में इसके गुना में चाहे कुछ भी हो, आराम से हम 0 प्राप्त कर लेंगे। तो इसका मतलब है सर इसकी मल्टीप्लाई न की जाए। इसकी इसकी मल्टीप्लाई सर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरे से एकदम साथियों, एकदम सही बात है, इसकी हम मल्टीप्लाई क्यों करें? मल्टीप्लाई 16 इंटू 40 करोगे तो कम से कम 10 सेकंड तो लगेंगे, वो टाइम खराब होगा। आपने इसमें भाग दिया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ हम कुछ भी, एक तो ऐसी मान लो 40 होगा, इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें अगर आपसे रिमाइंडर पूछ ले तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी रख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक बार हमने देख लिया कि इनमें से एक नंबर ऐसा है जो पूर्णतया इससे डिविजिबल हो रहा है, इसके गुणा में कुछ भी आओ। तो जिस प्रकार एक बार आ जाए, डिविजिबल हो जाए, तो उसके साथ वाली है उसमें आपको कोई वैल्यू नहीं दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझनी है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सीधा सा 0 लिखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। ये आपने चीज़ें समझ ली सर, या इतना बेसिक से क्यों बता रहे हो? इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड से हो जाए, आप पेपर को थोड़ा जल्दी कर पाए, समय बचाओगे, क्योंकि आपके पास 90 मिनट रहते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं दिल्ली पुलिस में। तो आपको इनको समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो अटेंड करने के लिए आपको समय भी कम मिलेगा। इसलिए हम ये सब काम स्पीड से करने के लिए आज हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, थोड़ा कल भी बेसिक पढ़ेंगे। जैसे-जैसे हम बेसिक से ग्रोथ करेंगे, उस ग्रोथ से हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें इतना फ़ायदा होगा कि हम आगे जो भी टॉपिक को क्लियर करेंगे वो 5 दिन का टॉपिक होगा, तो हम वो 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट कर पाएँगे, अन्यथा नहीं कर पाएँगे। आज ही हम अगर किसी को बेसिक से पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूँ, तो क्वेश्चन का बेसिक तरीके से करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका और हमारा भी। इसके बाद में मैं आपको पूछूं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म या किसी संख्या का विस्तारित रूप से आपसे पूछूं तो आपने पढ़ा जरूर होगा। ये भी आपकी 6ठी 7वीं का ही टॉपिक है। ये भी आपके 6ठी 7वीं का ही टॉपिक, संख्या का विस्तारित रूप आपने पढ़ा होगा। जिस प्रकार जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यूनिट पैलेस, 10 पैलेस, 100 पैलेस, 1000 पैलेस, उसी प्रकार इकाई का स्थान, दाई का स्थान। तो इनके संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है मैंने आपको बताया। जैसे आपको मैं आपसे कह दूं 3, 4, 7 का विस्तारित रूप बताइए, तो आप क्या करोगे? आप सर सीधा हम लिखेंगे 3 लिखेंगे सर्वप्रथम। 3 कौन से पैलेस पे है? सर 300 पैलेस पे है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें प्लस लगा देंगे। फिर इसको बोलोगे सर 44 कितने 10 पैलेस पे है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 7 कितने पैलेस पे? सर यूनिट पैलेस पे है, तो इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होती है या विस्तारित रूप होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 300 प्लस 40 प्लस 7, ऐसे भी लिख सकते हो। इनके जो आप इनका वापस हल करोगे तो यही संख्या आ रही, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडेड रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म आपकी कंप्लीटली सही है, अन्यथा गलत मानी जाएगी। ये 447 347 का हमने निकाल लिया। और भी किसी भी आप संख्या का आप ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल लीजिए। अगर मान लो आपको मैं
इसकी आपसे बोलूँ तो आप कैसे निकालोगे सर? इसकी एक एक तरीका ये होगा, 5 को लिखिए, 5 कौन से पहले स्पेस सर है? 1000 पहले स्पेस, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आप आगे बढ़ोगे, सर ये कौन से 1 पहले 100 पहले स्पेस, तो 1 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर ये कौन से 2 कौन से पहले स्पेस सर के 2 हमारे 10 पहले स्पेस, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर और 2 है, वो कौन से पहले स्पेस? यूनिट पहले स्पेस, तो उसको हम यूनिट पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके हिसाब से हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल ली। एक्सपेंडेड फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट आपको इस पेज पे बताया था कि अगर संख्या एक बार डिविजिबल हो जाए, चाहे उसके गुणा में कुछ भी आए, तो हम आसानी से, हमें उससे कोई मतलब नहीं, एक बार डिविजिबल हो रही है, उसके गुणा में कुछ भी आ रहा, तो उसका रिमाइंडर का मान ये जो एक बार डिविजिबल हो जाए, उसके गुणा में कुछ भी आए, उसका मान हमेशा आपको क्या करना है, रिमाइंडर शून्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ, अगर इसमें आप देखिए, अगर इसमें आपका 5 का भाग 2, तो इससे एक बार डिविजिबल हो रहा है, तो इसके गुणा में एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू होगी, तो हमें उससे कुछ नहीं लेना होता है, इससे डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको क्या सिखाने वाला हूँ। अभी आपको मैंने बोला था कि 2 की भाज्यता के नियम आपने पढ़ा था, 3 की भाज्यता के नियम आपने आपके सर ने पढ़ाया था छोटी क्लासों में। जबकि उन्होंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इनका रूप क्यों बनता है ऐसा। हम 2 के अंदर अंतिम अंक क्यों देखते हैं, 4 के अंत में हम 2 अंक क्यों देखते हैं, 3 में अंकों का योग क्यों करते हैं, ये चीज़ जानने के लिए कैसे होता है। होता तो आपको भी पता कैसे होता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम ये सब पीछे वाला रामायण करके आए हैं। इस रामायण को अब यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको पूछ लो, इस कोई भी डिजिट हो, जैसे मान लो एक्स वाई जेड है, ये कोई नंबर है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? तो आपने बताया सर एक्स कौन से पहले इस पे, तो आपने बोला सर 100 पहले इस पे, तो एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और वाई कौन से 10 पहले इस पे है, दाई के स्थान पर, तो इसको 10 से गुणा, और उसके बाद में प्लस लगा के, और जेड कौन से पहले इस पे, यूनिट पहले इस, मतलब इसको 21 से गुणा कर देंगे। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन चुकी है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म बनने के बाद में तो कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगी, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगी। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 3 5 7 कुछ भी रखो, वो एक नंबर बनेगा। इसमें फिक्स है कि 10 फिक्स रहेगा, 100 फिक्स रहेगा, जो जिसकी पहले वैल्यू पहले इस पे है वो उनके गुणा में मल्टीप्लाई तो रहेगा, इनकी वैल्यू बदलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका 2 की भाज्यता के नियम जानने के लिए हम मान लो एबीसी यूज करेंगे। अब एबीसी आप लिख दीजिए यहाँ पे एबीसी। तो एबीसी में आप क्या करोगे सर? तो ये होगा सर ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1, और इसमें आप 2 का भाग दीजिए। क्या सर एबीसी 2 से पूर्णतः डिविजिबल है कि नहीं? एबीसी की वैल्यू हमें नहीं देखनी है। इससे पूर्णतः डिविजिबल ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे कि आपको मैंने क्या बोला था कि अगर इसमें इकाई का अंक क्यों देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें इकाई का अंक क्यों देखते हैं। आप इसमें इसमें एक बार भाग दीजिए। मैंने क्या बोला था, बीच में अगर प्लस का चिन्ह हो तो आपको क्या करना, सब में अलग अलग भाग देकर ही देखना होता है। इसमें अलग दोगे, इसमें अलग दोगे, इसमें अलग दोगे, इसको एक साथ करके भाग नहीं देना होता है। तो इसमें आप 2 का भाग दोगे तो आप 100 से 2 आराम से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी सर रिमाइंडर कुछ भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 200 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आया हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको समझाया था। इसमें आप b इंटू 10 में 2 का भाग दोगे, तो इसमें भी 10 में पूर्णतः जब भाग जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से सर रिमाइंडर 0 निकल के आया। तो आप c में भाग देकर देखो, इसमें 2 का 1 में पूर्णतः भाग नहीं जा रहा, c की तो वैल्यू ही पता नहीं, तो हम 5 आ गया, तो कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पूर्णतः भाग जाएगा? इसका मतलब सर यहाँ हमें पता नहीं है कि सी में कितना रिमाइंडर बचेगा। तो इस कंक्लूजन से हमें पता चला कि इस साइड जो भी संख्या आ रही है, दाई के स्थान के बाद की सभी में 2 का भाग पूर्णतः जा रहा है, और इकाई के स्थान वाले में हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ओनली फॉर यूनिट पैलेस को देखते हैं और बता देते हैं सर यूनिट पैलेस में भाग जा रहा है तो 2 से डिविजिबल है कोई भी संख्या, अगर यूनिट पैलेस में भाग नहीं जा रहा तो ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। ये आपने आराम से सीख लिया। इसके बाद में मैं आपको कहूँ 4 की भाजकता का नियम देखने को, तो यही फॉर्म हम वापिस अपनाएंगे। ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी इंटू 1 में आप 4 का भाग देकर देख लीजिए सर। 4 का भाग लेकर देखें तो आप इसमें भाग दोगे, मैंने पहले बताया कि आपको अलग अलग भाग देना है, प्लस जिसके चिन्ह पहले आए इनको टोटल नहीं करना है। कोई भी संख्या अलग भाग दोगे तो इसमें 100 में भाग दोगे तो यहाँ पे सर पूर्णतया जा रहा है। इसमें आप भाग दोगे तो सर यहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि सर यहाँ तो क्या रहेगा, यहाँ तो 2 से स्पल रहेगा, बट की बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी की वैल्यू 1 आई।
तो आपने अब 2 शेषफल बच जाएगा, बी की वैल्यू 2 आई तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 आई तो फिर 2 शेषफल रह जाएगा, बी की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ बी बचेगा। कुछ भी करो हम बी के आधार पे डिसाइड करेंगे। सी में तो वैसे भी 4 का भाग नहीं जाने वाला है क्योंकि इसमें 1 में नहीं जाता है। तो यहाँ सी बच जाएगा। तो यहाँ आराम से सी बच जाएगा। तो ये देखने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, तो कि सर हमने लास्ट की 2 डिजिट में हम पता नहीं कर पाए कि इसमें 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जबकि 100 पहले इसकी वैल्यू पे शून्य आ रहा है। इससे आगे आप 1000 पहले इसकी वैल्यू लोगे तो उसमें भी मल्टीप्लाई आप बोल रहे हो सर आप संख्या का 1000 पहले क्यों नहीं ले रहे हो? आप मान लो 1000 पहले यहाँ पे लोगे, तो क्या उसमें 100 नहीं बन रहा है? 10 इंटू 100 बन रहा है ना? मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई में किसी एक से भाग विभाजित हो जाए, तो उसके मल्टीप्लाई में कुछ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब 100 में 100 आएगा। उधर कौन-सी भी संख्या बनेगी, जो भी आपके दाईं तरफ या बाईं तरफ संख्या बनेगी, उसमें 100 100% आएगा। इसका मतलब कि 100 से इधर वाली देख लेते हैं। तो ये हमने पता कर लिया कि सर अंतिम 2 अंक होंगे। अगर उनमें 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 8 का निकालने का बोलूँ, तो 8 का भी आप सेम फ़ॉर्मूला अपनाओगे। 8 में आप मान लो मैं आप एक बार मान लीजिए 1000 ले लेता हूँ आपके लिए। 8 एक बार आपके लिए 1000 ले ही लेता हूँ। इसमें आप 8 का भाग दीजिए। आप दोगे सर 100 में भाग दोगे, तो सर क्या होगा? 100 में भाग दोगे तो यहाँ तो सर कंप्लीटली पूर्णतः जाएगा। मैं आप देख लीजिए 100% आपका पूर्णतः भाग दे के जाएगा। आप यहाँ 100 में देख लीजिए तो सर 100 में 96 बार तो जाता है, जबकि बी में पता नहीं पूरा हम कर पा रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ बचेगा। फिर यहाँ आप सी में देख लीजिए, यहाँ आपके कुछ ना कुछ ये 100 वैल्यूज़ पे बन जाएगी, तो यहाँ ये पूरी बचेगी। यहाँ ये 10C बच जाएगा, यहाँ D बच जाएगा। इन 10C में आप भाग देके देखोगे तो 8 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू C पर डिपेंड कर रही है। इसकी वैल्यू भी D पे डिपेंड कर रही है, क्यों 8 में D में 8 का भाग पूर्णतः नहीं जा रहा है। तो क्या निकला कि अंतिम सर 3 अंक देखे इसमें हमने सर, अंतिम 3 अंक है, वो देखे। कौन से देखे सर के ये 3 अंक है हमारे 100B प्लस 10C प्लस डी, ये हमने देखे 3 अंक देखे। इनमें अगर 8 का पूर्णतः भाग जा रहा है तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसमें 8 का पूर्णतः भाग जाएगा। मैंने आपको विस्तारित रूप बताया था, अगर इस टाइप से आ जाए तो इसका क्या है, इसका विस्तारित रूप आपको खोल के बताया, तो विस्तारित रूप को आपको वापस समेट कर बताना हो, एक्सपेंडेड फॉर्म को छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या दिख रहा है, तो कि सर ये डी, ये सी और ये बी बन जाएगा। इस प्रकार से 100B प्लस 10C प्लस डी लिखा आता हो, तो उसका विस्तारित रूप ऐसे घटता जाता है। तो 10 ये आ गया 8। अगर अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है, तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। इससे आपने क्या कंक्लूज़न निकाला कि सर हमने 2 देखा था, तब लास्ट में 1 अंक देखा, 4 का भाजकता का नियम निकाला, तब हमने अंतिम 2 पावर देखी थी, 2 डिजिट देखी थी, 8 का निकाला तो हमने 3 डिजिट देखी थी। इससे क्या साबित हो रहा है? तो सर इससे साबित हो रहा है, इसका मतलब हम अगर आगे जाके 16 का देखेंगे तो अंतिम 4 अंक देखेंगे। क्या सर? बिल्कुल एकदम बेटा सही बात है, हम अंतिम 4 अंक ही देखेंगे। अगर 16 से भाज्य कोई संख्या 16 से भाज्य है या नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, ये देखने के लिए हमें अंतिम 4 अंक देखने होंगे। तो ये क्या हो रहा है? तो ये सर ऐसा हो रहा है कि अगर 2 की पावर 1 होती है, तो हम अंतिम 1 अंक देखते हैं, 2 की पावर 2 हो रही है, तो हम अंतिम 2 अंक देख रहे हैं, 2 की पावर 3 हो रही है, तो हम अंतिम 3 अंक देख रहे हैं। अच्छा सर, अब समझ में आ गया। इसका मतलब आप 2 की पावर 10 हो और तो उसमें हम कितने अंतिम 10 अंक देंगे। मतलब कि सर हम 1024 का भाजकता 1024 के भाजकता का नियम निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेटा आराम से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके सामने 2, 3, 4, 7, 8, 10 तक की भाजकता के नियम किताबों में लिखे मिलते, ऊपर के नियम नहीं होते। आप किसी भी संख्या का भाजकता का नियम अपने आप से बनाना सीख जाओगे। आराम से बनाना सीख जाओगे। इसमें 1024 का आप भाजकता के नियम ये मान लीजिए अंतिम अगर 10 अंक किसी भी संख्या के 1024 से भाज्य है, तो वो संख्या चाहे 20 अंक की हो, चाहे 50 अंक की हो, वो भी अगर 10 से 1024 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये 2 का पूरा हो गया, 2 का पूरा कैसे हो गया? 2 का पूरा सर ऐसे हो गया। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसे करके आप 2 की पावर n तक आराम से देख सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थोड़ा 5 की भाजकता के नियम। 5 की भाजकता के नियम क्या होता है? 5 की भाजकता के नियम भी इसी के आधार पे होता है। 5 की भाजकता के नियम आपको मैं एक बार उस हिसाब से डायरेक्ट अपनी विधि से नहीं करके एक्सपेंडेड फॉर्म से ज्ञात करके दिखाता हूँ। तो आप मान जाओगे सर कि ये 5 का मैंने क्या बोला था? मैंने कहा जो मल्टीप्लाई में आए चाहे प्लस में आए, ये ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं होकर प्लस में होगा।
यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, प्लस में होगा। तो इसमें आपको मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई आए चाहे प्लस आए, तो इसमें क्या करना होगा आपको, अलग से भाग देकर देखना होगा। इसमें 5 में अगर इसमें भाग दोगे तो 100 से डिविजिबल 5 हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था, इसके गुणा में कुछ भी आओ हमें उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमने पहले करके देख लिया है कैसे होता है। तो इसकी सी का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, यहाँ आपकी 0 हो जाएगा। अगर 10 में भाग देकर देखोगे तो भी 5 का भाग 2 बार जा रहा है और उसकी बी की वैल्यू कोई भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हम सी में भाग नहीं दे पा रहे, तो सी में क्या आएगा हमें पता नहीं, सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सी की वैल्यू 8 आ गई तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, सी की वैल्यू 9 आ गई तो रिमाइंडर शेषफल 4 बच जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से, 5 में हम 1 देख रहे हैं, 5 में हम अंतिम 1 अंक देख रहे हैं। अगर 5 से भाज्य है, तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम इसमें जाके 25 का देखें, 25 का देखोगे तो आप ऐसे देख लीजिए, 100 सी प्लस 10 बी प्लस सी, इसमें आप 25 का भाग देकर देखो। इसमें देकर देखोगे 100 में तो 4 बार अपने आप कंप्लीटली जाएगा, इसके गुणा में सी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपने 0 बच जाएगा। या फिर आप देखो तो यहाँ आपने क्या बच जाएगा, 10 बी बचेगा, 10 बी ही बचेगा, क्योंकि 25 का 10 बी में भाग पूर्णतः नहीं जाता है। ना बी में जा रहा है, ना 10 में जा रहा है, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, ना सी में जा रहा है। तो इससे क्या पता चल के 25 में सर हम अंतिम 2 अंक देख रहे हैं। अगर अंतिम 2 अंक 25 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो वो संख्या चाहे 10 अंकों की हो, चाहे 20 अंकों की हो, वो 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सर इससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया। क्या निकाला सर, 5 का भी वही कंक्लूजन निकल रहा है कि 5 की पावर 1 हो रही है, तब हम 1 अंक अंतिम अंक को देखते हैं, 5 की पावर 2 आ रही है, 25 आ रहा है, तब हम अंतिम 2 अंक देख रहे हैं, 5 की पावर 3 हो रही है, तो हम अंतिम 3 अंक को देखेंगे। आराम से देख पा रहे हो। ये हो गया आपने 4 अंक, अंतिम 4 अंक देखेंगे। ये तो आपने बन गया 625 का नियम, ये 125 का नियम, ये आपने 25 का नियम, ये अपने 5 का नियम, ये अपने 5, ये सब इनके नियम बन गए। ये मैंने बोला था, मैंने कहा आपको चाहे फ्रेशर हो, चाहे आपने 1 साल 2 साल तैयारी कर रखी हो, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, वो आप आराम से देख के पता कर सकते हो। ये हो गया अपने 5 का, 2 की पावर कितनी भी आओ, 5 की पावर कितनी भी आओ, आराम से आप देख के पता लगा सकते हो। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने आज आपने क्या पढ़ा है, पहले इसका डिस्कशन थोड़ा 2 मिनट बाद में करेंगे। तो ये हमने भाजकता के नियम क्या उन्हें खुद से क्रिएट करने सीखे। आज अपने भाजकता के नियम कंप्लीट नहीं हो पाए। मैंने क्या कहा था, 2-3 दिन अपन थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आसानी से आगे बढ़ पाए। आपकी जैसे कुल्हाड़ी की धार मजबूत करते हैं तो पौधा कितना आसानी से कटता है, उसी प्रकार आपकी माइंड की धार आपको मैथ में मजबूत करनी होगी। 10 दिन करो चाहे 4 दिन करो, ताकि आप आगे क्वेश्चन को बड़े आसानी से काट पाओ, नहीं तो आपका कोई काट के जाएगा, आपको पता तक नहीं लगने देंगे। तो इसलिए पहले अपने माइंड को थोड़ा तेज कर लेते हैं। और आपने पढ़ लिया 2 की भाजकता के नियम, 5 की भाजकता के नियम। हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे सर 3 का, 3 से 9 का, 11 का, 7 का, किसी भी डिजिट का, सब का पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कल। आज हमने क्या डिस्कशन किया, आज हमने डिस्कशन की वो एक बार वापस रिवीजन में लेके आते हैं तो क्या निकल के आता है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपके सामने कि सर एक तो संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? कि एक तो संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी थी सर, विस्तारित रूप पढ़ा था। और हमने कुछ नहीं पढ़ा था। एक सर हमने क्या पढ़ा था, संख्या को मतलब प्लस ऐसे आ जाए 40 54 प्लस 45 आ जाए, तो इनको जोड़ के इनका रिमाइंडर शेषफल नहीं निकालना। आप ऐसे नहीं करोगे सर 85 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो आपको क्या करना है, अलग-अलग भाग देकर निकालना है। इसमें हमने प्लस का सीखा था, गुणा का सीखा था। अगर किसी बच्चे के मन में आया हो सर आपने माइनस का नहीं बताया अगर सर, और भाग का भी नहीं बताया, तो वो चीज़ें किसी के दिमाग में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। आपका दिमाग अभी ज़िंदा है, नहीं है तो जिनके नहीं आ रही वो ज़िंदा कर ले। तो ये हमने सीखा था। उसके बाद में हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी थी, और इन दोनों को सीखने के बाद ने हमको इन्हें भाजकता के नियम पे अप्लाई किया था और हमने खुद से भाजकता के नियम क्रिएट किए थे। भाजकता के नियम हमने खुद से क्रिएट किए थे। इससे हमें पता चल गया था कि भाजकता के नियम कैसे बनते हैं। आज तक आपने भाजकता के नियम पढ़े थे, आज आपने पढ़ लिया बनते कैसे, इनका बेसिक, इनके पीछे रूल क्या होता है, वो चीज़ सीख ली। अब हम कल 3, 9, 11, ये भी 7 में, इनमें भी सब में ये नियम सीखेंगे। आज के लिए अपनी क्लास को टाइम हो चुका है। अब अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और इस क्लास को लेना ना भूलें। इसी प्रकार हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, और हमारी मैथ की क्लास शाम को, ये जो जीत बैच है आपको जो दिख रहा है, ये जो जीत बैच है, ये शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बोला था यूट्यूब पे लाइव रहेगा। तो ये मैथ की क्लास शाम को डेली 8 बजे है, तो इससे जुड़ना ना भूले। और इसी प्रकार सुबह आपके 7:30 पे आपको एवरीडे ब्रह्मास्त्र सीरीज मिलती है, जिसमें जीके और जीएस कॉमन देखने को मिलेगा।
इसके साथ अब आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद। सर आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस देने आए हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जी हाँ, कुछ मिस्टेक्स होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूर आपके बीच जल्द जल्द जो नए नए कंप्रेशन लेकर आए, जैसा सर ने कहा था कि अगर कुल्हाड़ी की धार अच्छी हो तो पेड़ को काटने में कहीं कठिनाई नहीं होती। वैसा ही जैसे अगर कोई अपन मकान बनाते हैं तो उसकी नींव अच्छी होती है तो मकान बहुत अच्छा बनता है। आज जैसे आपने सर ने आपको भाजकता के नियम जैसे पढ़ाए, स्टार्टिंग जीरो बेस पे भाजकता का नियम स्टार्ट होता है। भाजकता के नियम में आपने 3-4 प्रोसेस स्टार्ट कर लिए, थोड़ा बचा 3, जो भी आगे 7, 9 का जो भी, वो भी आपको बता देंगे। अगर कहीं आपको कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी हमारे हिसाब से, और कुछ और अच्छा देने की प्रयास करेंगे। अभी सारे बच्चों से एक बार बोल दीजिए और सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। और जो आपकी जो आज की जो क्लास हुई है बहुत ही अच्छी क्लास थी। जी हाँ, एक बार सभी बच्चों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विधिवत रूप से अपनी ये क्लास जारी रहेगी, जीरो बेस से आपकी मैथ जो स्टार्ट हो सकी है भाजकता नियम से, और सारे जो भी आगे टॉपिक्स बताए आपने, चाहे अनुपात, सरल अनुपात से कार्य, समय, दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, सारे आपको टॉपिक्स करवाए जाएंगे। और आशा करते हैं जल्दी आपके बीच जीके की क्लास भी टीचर आपके बीच लॉन्च हो जाए। जी हाँ, और साइंस की क्लास भी आपके बीच जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अपनी जो 7-15 मास्टर क्लास चलती है वो आपको कंटिन्यू चलेगी। जी हाँ, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।